नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, अक्सर लोग जब मुझसे कॉल पर कंसल्ट करते हैं तो उनकी बहुत सी उम्मीदें मेरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि लोगों का कहना होता है कि सर, हमारे पिताजी से, हमारी माताजी से, हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से किसी व्यक्ति ने धोखे से सेल डीड करवा ली। अब हमें तो इस चीज की जानकारी नहीं थी और अब हमें इस चीज की जानकारी हुई तो कैसे हम उस सेल डीड को कैंसिल करवाते हुए अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली गई। कुछ लोग कहते हैं कि धोखे से ही सेल डीड करवा ली गई। हमें तो सब रजिस्ट्रार कोर्ट में कुछ और कहकर लेकर गए थे और वहां पर जाकर सेल डीड करा ली गई और हमें इसकी कानो कान खबर नहीं थी। तो क्या आज भी हम कोर्ट का सहारा लेते हुए, कानून की मदद लेते हुए उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप आज भी उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। बस आपको एक अच्छे एडवोकेट की गाइडेंस की जरूरत है। वो आपको आपकी वह संपत्ति वापस ला कर देगा। और आज की वीडियो में भी मैं आपको यही चीज क्लियर करने वाला हूं कि किसी संपत्ति को अगर सेल डीड के माध्यम से बेचा गया है तो कैसे आप अपनी उस संपत्ति को वापस पा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, अपने केस से रिलेटेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, अक्सर ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर धोखे से सेल डीड करवाई जाती है। या तो वह व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता, या तो उसको कानून के बारे में जागरूकता नहीं होती, या फिर उससे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली जाती है, उसके बाद धोखे से सेल डीड करवाई जाती है। अब तीनों समस्या का समाधान हम आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही साथ मैं केवल मौखिक बातें आपके साथ नहीं करूंगा, रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको क्लियर करके दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझना होगा, क्योंकि यही वो ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर प्रॉपर प्रॉपर्टी को सेल किस माध्यम से किया जाए यह बताया गया है। और अगर आप इस प्रोविजन को समझ गए तो आपकी आधी मुश्किल वैसे ही हल हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर ध्यान देना होगा दोस्तों। अब देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 54 सेल दिखाई दे रहा होगा। यहां पर सेल को डिफाइन किया गया है। देखिएगा, सेल ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है, यानी कि जिसके बदले में हम मालिकाना ट्रांसफर कर सकते हैं। कब किया जाता है, किसके बदले में किया जा सकता है, यहां पर ध्यान दें। फॉर प्राइस पेड, यानी कि सेल के बदले में पैसा दिया जाएगा, और प्रोमिस किया जाएगा देने के लिए, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस, यानी कि आधा पे किया जाएगा और आधा पे किया जाएगा फ्यूचर में प्रोमिस के साथ। इसको सेल कहा गया है। सरल भाषा में समझे तो कंसीडरेशन होना बहुत अनिवार्य है, पैसों का लेन देन होना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा आगे देखिएगा, यहां पर बताया गया है सेल हाउ मेड, कि किस तरीके से सेल किया जाएगा प्रॉपर्टी को। देखिएगा, इन केस ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, उसको केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। और ध्यान दें, कंसीडरेशन अमाउंट होना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, यानी कि जब किसी को सेल की जा रही है प्रॉपर्टी, बदले में आपको कंसीडरेशन अमाउंट लेना बहुत अनिवार्य होता है। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कभी भी किसी सेल डीड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसका रजिस्टर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो संपत्ति का पहले मालिक था उसको कंसीडरेशन अमाउंट मिला हो। अब दोस्तों, इसके बाद मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां से आपको केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, केस की जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया, ये सारी चीज यहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है इसका केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार। 22 नवंबर साल 2021 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिए 69896992 ऑफ 2021। इसका एसएलपी नंबर भी देखिए 2033 ऑफ 2016। ये पूरी केस डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी ताकि इस जजमेंट का रेफरेंस आप अपने सिचुएशंस के अंदर दे पाए दोस्तों। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, केस के फैक्ट्स के बारे में बात आती है तो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलिएंट और रिस्पोंडेंट ये दोनों एक प्रॉपर्टी के अंदर जॉइंट ओनर थे, यानी कि इन दोनों के पक्ष में ही मालिकाना था। साल 1976 में इन दोनों ने दो प्रॉपर्टी खरीदी अलग अलग और दोनों प्रॉपर्टी के अंदर खुद को जॉइंट ओनर बनाया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहां पर साल 1980 में केवल कृष्ण यानी कि जो प्रेजेंट केस में अपीलिएंट है उसने सुदर्शन कुमार के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करके दे दी उन दोनों प्रॉपर्टी के संबंध में, क्योंकि उसका समझना था कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस वेलबिंग यहां पर सुदर्शन कुमार अच्छे से कर पाएगा, मैं यहां पर प्रेजेंट नहीं रह पाता हूं, तो अपीलिएंट ने पावर ऑफ अटॉर्नी सुदर्शन कुमार के पक्ष में दे दी। अब देखिए सुदर्शन कुमार ने क्या किया, साल 1981 में पहली प्रॉपर्टी को जो हाफ शेयर यहां पर अपीलिएंट यानी कि केवल कृष्ण के पक्ष में था उसको पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए अपने दो माइनर सन के पक्ष में सेल डीड बना दी। जी हां, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए एक सेल डीड करी जहां पर केवल कृष्ण का हिस्सा सुदर्शन कुमार ने अपने दो माइनर बच्चों के पक्ष में कर दिया जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी प्रॉपर्टी थी साल 1983 में क्या किया, जो यहां पर केवल कृष्ण था उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए सुदर्शन कुमार ने आधा हिस्सा अपनी पत्नी के पक्ष में कर दिया। अब देखिए यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया, केवल कृष्ण को प्रॉपर्टी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया और सेल डीड बनाकर अपने दोनों माइनर बच्चे और अपने पत्नी को ओनर बना दिया गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर जैसे ही केवल कृष्ण को इस बारे में जानकारी हुई तो साल 1983 में ट्रायल कोर्ट के सामने एक सूट दाखिल किया गया जहां पर यही चीज कही गई कि पावर ऑफ अटॉर्नी बिना किसी परमिशन से यहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट की गई और अपनी पत्नी और बच्चे के हित में प्रॉपर्टी दे दी गई। अब ट्रायल कोर्ट ने यहां पर फैसला सुदर्शन कुमार के पक्ष में दिया। उनका कहना है ट्रायल कोर्ट का कि प्रेजेंट केस में सुदर्शन कुमार ही इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है क्योंकि केवल कृष्ण ने अपनी मर्जी से ही पावर ऑफ अटॉर्नी सुदर्शन कुमार के पक्ष में दी थी। अब इस चीज की अपील में अब केवल कृष्ण जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना है यानी कि अपीलिएंट कोर्ट का कहना है कि प्रेजेंट केस के अंदर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कंसीडरेशन अमाउंट नहीं है। कंसीडरेशन अमाउंट मतलब जब किसी की प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो बदले में कुछ पैसा मिलता है, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ वो पैसा, और जब इस प्रकार का कोई कंसीडरेशन अमाउंट ही वहां पर नहीं है तो कैसे ये सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन को मीट करेगा, और इस प्रकार की सेल डीड को वैलिड नहीं माना जाना चाहिए। और अपीलिएंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केवल कृष्ण के पक्ष में फैसला सुना दिया। नाउ दोस्तों यहां पर सुदर्शन कुमार ने ऑनरेबल पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सामने अपील दाखिल की। पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी यही चीज पाई कि पावर ऑफ अटॉर्नी खुद केवल कृष्ण ने अपनी मर्जी से दी, भले यहां पर कंसीडरेशन अमाउंट अभी तक नहीं दिया गया। तो यहां पर पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि जितना भी कंसीडरेशन अमाउंट सेल डीड में मेंशन है वो आज ही विद 12% इंटरेस्ट के साथ केवल कृष्ण को दे दिया जाए, यानी कि सेल डीड को तो वैलिड माना गया पर जो उसके अंदर अमाउंट था जो नहीं दिया गया था उसको 12% ब्याज दर के साथ केवल कृष्ण को देने का यहां पर आदेश पारित किया गया। ना दोस्तों अब इस फैसले से परेशान होते हुए आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आता है कि क्या अगर एक सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है जिसके अंदर कोई कंसीडरेशन अमाउंट नहीं है तो क्या वो सेल डीड वैलिड मानी जाएगी या फिर आज भी उसको इंटरेस्ट अमाउंट के साथ वापस उस व्यक्ति को दिया जा सकता है और सेल डीड को वैलिड माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन का रेफरेंस दिया जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया। वहां पर साफ तरीके से निर्धारित है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा
अगर किसी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है तो कंसिडरेशन अमाउंट या तो आधा पे किया गया हो या फ्यूचर में आधा पे करने का प्रॉमिस किया गया हो या पूरा का पूरा उसी समय पे किया गया हो। और अगर प्रेजेंट केस को हम देखते हैं तो यहां पर कोई भी कंसिडरेशन अमाउंट अभी तक पे नहीं किया गया। जो बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है कोर्ट के सामने कि किस तरीके से इस प्रकार की सेल डीड को वैलिड माना जाए। इसके अलावा भी यहां पर यही चीज फाइनलाइज की गई कि जो प्रेजेंट केस के अंदर रिस्पोंडेंट है यानी कि सुदर्शन कुमार है, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी और 2 माइनर सन्स के पक्ष में सेल डीड कर दी, वो आज तक कोई एविडेंस ही नहीं दिखा पाया कि जो दो उसके माइनर सन्स थे जो नाबालिग थे उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग आया कहां से था। इसके अलावा जो उसकी हाउसवाइफ थी उसके पास ये पैसा कहां से आया जो उसने ये प्रॉपर्टी खरीद ली। बेसिकली दोस्तों यहां पर वो एविडेंस दिखा ही नहीं पा रहा था कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो पैसा रिक्वायरमेंट होती है, जो कंसीडरेशन अमाउंट होता है, वो उसके पास आया कहां से, यानी कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के पास। और जब ये एविडेंस ही वो यहां पर नहीं दिखा पा रहा था तो ये चीज मानी ही नहीं जाएगी कि उस सेल डीड के बदले में कोई कंसीडरेशन अमाउंट दिया गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि बिना कंसीडरेशन अमाउंट के किसी भी सेल डीड को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर प्रोविजन है जहां पर सेल को डिफाइन किया गया है। अब दोस्तों इसको हम आपकी सिचुएशन से एनालाइज करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई धोखे से सेल डीड बनवाई गई है तो आप भी जानते होंगे कि आपको पैसा आज तक नहीं मिला, और जब आपको पैसा नहीं मिला तो बिना कंसीडरेशन अमाउंट के वो सेल डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू तो लाखों करोड़ों में होती है पर बहुत कम वैल्यू में प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने खड़ा करती है कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो कैसे इतने कम अमाउंट में कोई सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कानून के बारे में जागरूक नहीं है या पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो कोर्ट इस चीज से एनालाइज कर सकेगा कि हाँ इतने अमाउंट में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाला, धोखे से यहां पर प्रॉपर्टी की सेल डीड कराई गई है। तो प्रेजेंट केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि उस सेल डीड को हम वैलिड नहीं मानेंगे और सुदर्शन कुमार और केवल कृष्ण दोनों को 50-50% का जॉइंट ओनर मानेंगे और यहां पर उन वॉइड सेल डीड को यहां पर अवैध ठहरा दिया गया। दोस्तों अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मेरी जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी हमारे थ्रू डायरेक्टली कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।